वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रुप 15 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, और बेसिकली उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को। तो बात करते हैं हम लोग ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 और नाइट्रोजन फैमिली जो है उसमें क्या आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 15 में आते हैं। अब इनमें से जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन एटमॉस्फेयर का 78% बनाती है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर 78% तक नाइट्रोजन गैस मौजूद है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं इस ग्रुप की, तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मिलेगी वो P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। जैसे नाइट्रोजन देखें तो इसके S के अंदर 2 होंगे और P में 3 होंगे। जैसे अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो इसके 2P में 3 हैं। फास्फोरस को देखते हैं तो इसके 3P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्सेनिक को देखते हैं तो इसके 4P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटीमनी को देखते हैं तो इसके 5P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम बिस्मथ को देखते हैं तो इसके 6P में है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो जनरल जो इसकी कन्फिगरेशन बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें NS2 और NP3, यानी जो वैलेंस शेल होगा उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो -3 +3 और +5 होगी, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होगी +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ये देखें कि ये एक न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, जबकि जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। यानी एट द सेम टाइम अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। अब जो हमारे S के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो चूंकि कंप्लीट है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होगा इंटरविनिंग D और F ऑर्बिटल्स का, ठीक है, वो कम होगा हमारे S वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जो रिलक्टेंस होगी NS2 इलेक्ट्रॉन्स की टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग D एंड F ऑर्बिटल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर हम साइज को देखते हैं तो साइज देखिए, नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज इंक्रीज करता है और नाइट्रोजन फैमिली का भी साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियाई 70 पिकोमीटर है, फास्फोरस का 110 है, आर्सेनिक का 121 है, एंटीमनी का 141 है और बिस्मथ का 148 है। यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बिस्मथ को देखते हैं तो इसके अंदर स्मॉल इंक्रीज आया है रेडियस के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरविनिंग जो इनइफेक्टिव शील्डिंग होगी फील्ड D और F ऑर्बिटल्स की, ठीक है, उसकी वजह से। अब अगर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं
तो इसमें अगर आप देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। यानी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होगी IE2 से और IE2 की वैल्यू कम होगी IE3 से। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हायर होगी दैन ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देख सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक नंबर है इनका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखें 7, 15, 33, 51, 83। इसी तरह एटॉमिक मास गिवन है 14, 30, 74, 121 और 208। कॉन्फ़िगरेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंथैल्पीज भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है 3 है, फिर फास्फोरस की है। इसी तरीके से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप रेडियस देखेंगे तो वो बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप, और अगर आयनिक रेडियस देखेंगे तो वो भी डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे ग्रुप का, और नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के वो पॉलीएटॉमिक हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है। ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रोपी एंड कैटिनेशन, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलोट्रोपी और कैटिनेशन का फिनोमेना शो करते हैं, और ये हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज एलोट्रोपी एंड व्हाट इज कैटिनेशन। एक्सेप्शन इसमें क्या आती है, नाइट्रोजन जो है वो डायटॉमिक है क्योंकि इसमें N जो बॉन्ड है वो वीक है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, और ये एलोट्रोपी और कैटिनेशन का फिनोमेना शो नहीं करता। इसी तरीके से अगर आप मेटालिक कैरेक्टर देखेंगे तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और जो एंटीमनी है वो मेटलाइट है, और बिस्मथ जो इसके अंदर है वो मेटल है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे और ट्रेंड देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं -3, +3 और +5 की, ठीक है। जो -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसकी टेंडेंसी कम होती जाती है डाउन द ग्रुप क्योंकि हमारा साइज बढ़ जाता है और जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो +5 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप, ठीक है। और जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप क्योंकि इनर्ट वेट इफेक्ट की वजह से, ठीक है। सिर्फ जो बिस्मथ है ना वो BiF5 बनाएगी, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है वो अंडरगोस होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी नाइट्रोजन के अंदर जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होता है। जैसे ये नीचे आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर हम एनोमलस प्रॉपर्टीज देखते हैं नाइट्रोजन की तो स्मॉल साइज है इसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, और d ऑर्बिटल्स की इसके अंदर नॉन अवेलेबिलिटी है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अदर एलिमेंट जो है ग्रुप के वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो लार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो डिफ्यूज हो जाते हैं और वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन जो है वो डी पाई और पी पाई, इसी तरीके से डी पाई और डी पाई बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता, और इसमें मैक्सिमम जो है कोवैलेंसी वो 4 की आ सकती है, ठीक है जी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें हम पढ़ चुके हैं कि डी ऑर्बिटल की नॉन अवेलेबिलिटी होती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म R3P इज इक्वल टू O टाइप कंपाउंड और R3P इज इक्वल टू CH2, जिसके अंदर R जो है वो अल्काइल ग्रुप को शो करता है, ठीक है। रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड हाइड्रोजन। अब जो हाइड्राइड्स हैं उनका फॉर्मूला है EH3, ठीक है। इनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। स्मॉल साइज नाइट्रोजन का ओवरलैप करेगा बेटर विद द हाइड्रोजन,
और ओवरलैप जो है वो लेस इफेक्टिव होगी विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड की वो डिक्रीज करेगी NH3 से BiH3 तक ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा हाइड्राइड का वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जो BiH3 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे लिविस बेसिस हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज करती है किस ऑर्डर के अंदर कि अमोनिया की सबसे ज़्यादा है, फिर PH3 की और फिर आर्सेनिक H3 की है। मतलब डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, क्योंकि एटम का जो साइज है वो बढ़ रहा है। इसी तरह बॉन्ड एंगल को अगर हम देखेंगे तो वो भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से जो अमोनिया है उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अराउंड द नाइट्रोजन एटम, जिसकी वजह से ग्रेटर रिपल्जन होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द नाइट्रोजन एटम, और इसकी वजह से मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, अमोनिया के अंदर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज करती है, और इसी तरीके से कंसिक्वेंटली जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर वो भी डिक्रीज कर जाएगा, देयर बाय डिक्रीजिंग द बॉन्ड एंगल MHM बॉन्ड, ठीक है। अमोनिया जो है उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा देन PH3 और ASH3 की निस्बत, ठीक है। दो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अब हम रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ये ऑक्साइड्स बनाएगा विद द फार्मूला E2O3 एंड E2O5। ऑक्साइड जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। NO2 जो है वो डाइमराइज होगा, ठीक है, क्योंकि NO2 के अंदर ऑड नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, और जब डाइमराइजेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 मॉलिक्यूल के अंदर विद द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोवैलेंसी देखते हैं नाइट्रोजन की N2O5 में तो वो 4 होगी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी इनकी हैलोजेंस की तरफ, तो ये हैलाइड्स बनाएगा विद द फार्मूला EX3 एंड EX5। नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि इनके अंदर नॉन अवेलेबिलिटी होती है d ऑर्बिटल्स की वैलेंस शेल के अंदर, इस वजह से ये पेंटा हैलाइड वाले कंपाउंड नहीं बनाएगा। पेंटा हैलाइड जो है ये ज्यादा कोवेलेंट होगा देन ट्राई हैलाइड। हाई द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द अदर एटम। जितने भी ट्राई हैलाइड्स होंगे इन एलिमेंट के एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन वो स्टेबल होंगे, और अगर हम नाइट्रोजन को देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ NF3 जो है वो स्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से जो ट्राई हैलाइड्स होंगे एक्सेप्ट BiF3 वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे इन नेचर। बिस्मथ जो है ये मेटालिक इन नेचर है। अगर हम बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस की, तो जो व्हाइट फास्फोरस है वो लेस स्टेबल होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन होती है P4 में मॉलिक्यूल में, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। लेकिन रेड फास्फोरस जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। इसी तरह से जो व्हाइट फास्फोरस है ये डार्क में ग्लो करता है, रेड फास्फोरस जो है ये डार्क में ग्लो नहीं करता। व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, रेड फास्फोरस पॉइजनस नहीं होता। व्हाइट फास्फोरस जो है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल यानी एक ही मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो रेड फास्फोरस है वो पॉलीमेरिक है, वो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन व्हाइट फास्फोरस जो है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ऑक्सी एसिड्स देख रहे हैं फास्फोरस के, जिसमें ऑर्थोफास्फोरिक एसिड है H3PO4, पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7, ऑर्थोफास्फोरस एसिड H3PO4, हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2। इसी तरीके से साइक्लोट्राईमेटा फास्फोरिक एसिड HPO3 थ्राइस और पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड HPO3 11, ठीक है। ये ऑक्सी एसिड्स हैं हमारे पास फास्फोरस के।
पीएच बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए। जो H3PO2 है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 पीएच बॉन्ड आते हैं। जो बेसिसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स के ऊपर। H3PO2 इज मोनोबेसिक, H3PO3 इज डाइबेसिक एंड H3PO4 इज ट्राइबेसिक। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सो एसिड्स देखते हैं +3 में तो वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। ठीक है जी, ये आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है नीचे। थैंक यू। आज का हमारा जो है वो इतना ही लेक्चर था। नेक्स्ट हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।